वीर अपना सर हिलाते हुए हल्का सा स्माइल करता है और फिर अपनी इन्वेंट्री खोलकर मिशा कपूर की हथेली में कुछ एंटीडोट्स रख देता है और फिर अपने दांत भींचते हुए मिशा कपूर वीर को साइंड कॉन्ट्रैक्ट देती है और लिटिल ऑरेंज को जल्द से जल्द एंटीडोट देने के लिए भागते हुए उसके पास चली जाती है। वीर का दिया हुआ एंटीडोट काम कर जाता है और 2 दिनों के बाद लिटिल ऑरेंज की बॉडी के अंदर का जहर पूरी तरह से गायब हो जाता है। वीर बाकी सबसे दूर अपने लिए एक कोना ढूंढता है और एक छोटा सा बारबेक्यू सेट करके ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन के एग को पकाना शुरू कर देता है और फिर सुपर एलियन अनकंप्लीटेड बिल्ड मारा गया। आपको इसकी सुपर डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 5 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। जैसे ही वीर उस एग को रोस्ट करना शुरू करता है, अपनी पावर स्क्रीन पर उसे ये शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें पढ़कर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आफ्टर ऑल ये पहली बार था जब हासिल करने के लिए वीर ने बस केवल 5 सुपर जीन पॉइंट्स के बारे में सुना था और तो और उस सुपर एलियन का नाम क्या है ये भी उसकी पावर स्क्रीन पर लिखकर नहीं आया था। लेकिन फिर वीर समझ जाता है कि वो एग अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था और उसके अंदर एक एलियन का फॉर्मुलेट होना अभी भी बाकी था। वैसे भी एक सिंगल सुपर जीन पॉइंट किसी भी तरह के सुपर जीन पॉइंट के न मिलने के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर था। वीर उस एग को ओपन फायर में पकाता है और उसे खाने से पहले उसमें बहुत से स्पाइसेस ऐड करता है। आपने सुपर एलियन के फ्लैश को कंज्यूम किया है, आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। वीर को अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन एंटर होता हुआ महसूस होता है और उसे अपने सेल्स और भी ज्यादा एनर्जाइज्ड होते महसूस होने लगते हैं। वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशंस 4 बार आता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वीर को कुल मिलाकर उस एक से 4 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल होते हैं और उसके सुपर जीन पॉइंट्स का टोटल काउंट 36 पर पहुंच जाता है। जब तक कि लिटिल ऑरेंज पूरी तरह से हील नहीं हो जाती तब तक वीर ने डिसाइड किया था कि वो अपने आगे के सफर के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेगा और अब वीर किसी भी समय उस शेल्टर से एग्जिट करके ब्लैक डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पिछले कुछ दिनों में वीर को उस शेल्टर के आसपास उस फेरी का नामो निशान भी नहीं मिला था और इसीलिए वीर को लगा था कि वो फेरी वापस से जमीन के अंदर लौट गई होगी। लेकिन ये वीर की गलतफहमी थी, क्योंकि कुछ देर के बाद जब वीर मिशा, सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज के साथ शेल्टर से बाहर निकलता है तो वो फेरी अचानक से पता नहीं कहां से आ जाती है। स्नो प्रोड्यूस करते हुए वो फेरी अपने विंग्स फड़फड़ाती है और गुस्से से वीर की तरफ आने लगती है। वीर ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस फेरी को उससे इतनी ज्यादा दुश्मनी होगी कि वो इतने दिनों तक शेल्टर के आसपास ही रहेगी और वहां से हिलेगी तक नहीं। मतलब वीर ने तो उसे बस एक ही बार हिट किया था और उसके बावजूद वीर से वो रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और यही वजह थी कि वीर ने शेल्टर वापस लौटने का डिसीजन लिया था ताकि वो एक ऐसा प्लान फॉर्मुलेट कर सके जिससे वो उस फेरी को मार सके, या कुछ नहीं तो कम से कम ऐसा कुछ कर सके जिससे वो फेरी उन लोगों का पीछा न करे। वीर जानता था कि अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो लोग इस जगह से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन उस शेल्टर में रहकर वीर के पास करने के लिए कुछ था भी नहीं और इसीलिए वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर चला जाता है और वहां जाकर वो लेदर की शीट और उस पर लिखे शब्दों को रिसर्च करने में लग जाता है। आखिरकार ब्लड पल्स को लेकर वीर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी इंफॉर्मेशन पता लगाना चाहता था। वीर ने पहले भी ब्लड लीजन की ब्लड पल्स को देखा था और वो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन ज्यादा थी जो कि नॉलेज और माइथोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करता था। वीर ने आज से पहले कभी भी उन्हें स्किल्स सिखाते हुए नहीं सुना था, लेकिन जो ब्लड पल्स इस समय वीर के पास थी वो पूरी तरह से अलग थी। आखिर ये चीज है क्या? काफी देर तक वीर के मन में यह सवाल चलता रहता है, लेकिन फिर इवेंचुअली वीर अवनी शेरगिल से ही पूछने का डिसीजन लेता है। वीर अवनी शेरगिल से यह जानना चाहता है कि क्या वाकई में सीक्रेट सर्विस की 7th टीम में तरुण शेरगिल नाम का कोई इंसान था या नहीं। और अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर अवनी को फोन लगाता है और फिर उससे कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद सीधा मुद्दे पर आने का डिसाइड करता है। वैसे अवनी, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली में कोई एल्डर थे जो कि सीक्रेट सर्विस में थे? कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद वीर अवनी से पूछता है और वीर की यह बात सुनकर अवनी कुछ समय के लिए सरप्राइज्ड हो जाती है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? अवनी थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से वीर ने उससे यह सवाल क्यों किया है। अरे वो एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक आदमी के बारे में सुना था जिसका नाम तरुण शेरगिल था। क्या ये वही है? एक बार फिर से वीर अवनी से पूछता है और वीर की बात सुनकर अवनी कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ जाती है। हाँ, हमारी फैमिली में एक तरुण शेरगिल नाम के इंसान थे तो, लेकिन तुमने उनका नाम किससे सुना और कोई उनका नाम मेंशन क्यों करेगा? वीर की बातों पर कुछ देर तक गौर करने के बाद अवनी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, अरे वो बात दरअसल ये थी कि मैं एक मिशन के लिए दूसरे शेल्टर की तरफ जा रहा था जब रास्ते मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उन्होंने कहा कि वो तरुण शेरगिल के दोस्त हैं जो उनके साथ ट्रैवल करते हुए यहाँ मोरा ग्रह पर आए थे। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि आखिरी बार उनका तरुण शेरगिल से कॉन्टैक्ट तब हुआ था जब वो ब्लैक डेजर्ट की ट्रिप पर थे। उसके बाद से उनकी तरुण शेरगिल से कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि वहीं ब्लैक डेजर्ट में ही उनकी मौत हो गई हो। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें एक बार ये बता देना चाहिए, बस दैट्स इट। अवनी की बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए वीर बहुत ही कैजुअली उसे ये जवाब देता है और वीर की बात सुनकर अवनी हंसने लगती है। फिर तो तुम्हें जरूर किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, और वो भी बहुत बड़ा वाला।
मेरा मतलब है कि हाँ, हमारी फैमिली में एक एल्डर थे जिनका नाम तरुण शेरगिल था और वो सीक्रेट सर्विस के 7th टीम के मेंबर भी थे। इनफैक्ट वो तो टाइटन ग्रह पर कदम रखने वाले पहले कुछ चंद लोगों में से एक रहे होंगे, लेकिन फिर पृथ्वी ग्रह वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो गई। अब तुम ही बताओ, जो इंसान यहाँ पृथ्वी ग्रह पर मरा है वो इंसान किसी भी और प्लैनेट पर कैसे मर सकता है, और वो भी मोराग ग्रह पर कैसे? उस जमाने में तो इन लोगों ने दूसरी दुनिया की एग्जिस्टेंस के बारे में बस डिस्कवर ही किया था। तब तरुण शेरगिल जिंदा थे। उस समय तो किसी को भी टाइटन, मोराग या किसी भी और प्लैनेट्स और वहां मौजूद खतरों के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता था। तो फिर तरुण शेरगिल कैसे मोराग ग्रह जा सकते हैं? अवनी हंसते हुए वीर से कहती है, और अवनी की बात सुनकर वीर कुछ सेकंड्स के लिए शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। जब तरुण शेरगिल पहली बार इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बने थे तो वो उस दूसरी दुनिया की डिस्कवरी के ठीक कुछ समय बाद का समय था। उस समय तो तरुण शेरगिल को सभी प्लैनेट्स और उनके मौजूद खतरों के डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं होगा, और एक वक्त के लिए चलो ये मान भी लिया जाए कि उन्हें इस बारे में पता चल गया होगा, लेकिन वो लोग उस जगह पर लंबे समय तक नहीं रुके थे, और इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि वो सब के सब मोराग ग्रह तो गए ही नहीं होंगे। और ये बात तो वीर को भी पता थी कि टाइटन ग्रह से वापस लौटने के बाद सभी लोग एक के बाद एक करके मर गए थे, या यूं कहें कि शायद मार डाले गए थे। उनमें से कोई भी टाइटन ग्रह वापस नहीं लौटा था, और इसीलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो लोग वहां पर मरे हों। और जब वो लोग टाइटन ग्रह वापस पहुंचकर इवॉल्व ही नहीं हुए थे तो फिर तो उन लोगों का मोराग ग्रह जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हेलो वीर, वीर कहाँ खो गए? वीर को काफी देर तक खामोश देखकर अवनी उसे आवाज देती है, और अवनी की आवाज सुनकर वीर अपनी सोच से बाहर आ जाता है। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातों पर गौर कर रहा था। आई गेस तुम सही कह रही हो, शायद वाकई में मुझे किसी ने बेवकूफ़ी बनाया है। आई एम सॉरी, बेकार में मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। अवनी की बात सुनकर वीर हल्का सा खांसता हुआ उससे कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। खैर वो सब छोड़ो, और ये बताओ कि इस समय तुम कहाँ पर हो? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अवनी वीर से कहती है, और फिर उस इश्यू को और आगे प्रेस नहीं करती है। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर फिर अवनी को उस आदमी के बारे में आगे कुछ नहीं बताता है, और अवनी के साथ इधर उधर की बातें करने के बाद फोन काट देता है। अवनी से बात खत्म करने के बाद वीर एक बार फिर से खुद को कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करता है। जो आदमी उसे उस दिन अंडरग्राउंड गुफा में मिला था, उसे पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था, और फिर यह पहचान पाने की कोशिश करना कि उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, यह और भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर वीर ऐसा भी इंसान नहीं था जो सच जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस हो कि वो क्यूरियोसिटी के मारे मर जाए। अगर कोई पजल सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रूव हो रहा है तो वीर उस इश्यू को लेकर खुद और कंफ्यूज रहने से बेहतर उस इश्यू को फिलहाल के लिए साइड में रखने पर विश्वास करता था। साथ ही वीर ब्लड पल्स को सीखने का प्लान भी कर रहा था। आफ्टर ऑल उसका प्रोफेसर मंत्रा सबसे बेस्ट क्यूआई गॉन्ग में से एक है। अब वीर एक ऐसी नई स्किल जो आगे जाकर उसे कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाली थी, उसे सीखकर खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए फिलहाल वीर ब्लड पल्स को रिसर्च करके ये देखना चाह रहा था कि उस स्किल को लेकर कुछ स्पेशल है या नहीं। लेकिन ब्लड पल्स पर रिसर्च करने के बाद वीर को इस बात का एहसास होने लगा कि ब्लड पल्स में जेड स्किन से ज्यादा डेप्थ है। जहां वीर ने अभी बस एक ही टायर को अनब्लॉक किया था, जेड स्किन में कुल मिलाकर 9 टायर्स थे जिन्हें वो अनब्लॉक कर सकता था। उसके प्रोफेसर मंत्रा में कुल मिलाकर 10 टायर्स थे। ब्लड पल्स में भी पॉसिबल अनलॉक्स के 10 टायर्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पल्स भी उसी लेवल पर ही आ जाता है जिस लेवल पर प्रोफेसर मंत्रा था। वीर की रिसर्च के थ्रू उसे ब्लड पल्स के फंक्शन के बारे में भी पता चला था, जो उसके हिसाब से खासतौर से बहुत ही ज्यादा कमाल का था। ब्लड पल्स को प्रैक्टिस करने से एक इंसान की पावर्स भी उसके साथ बढ़ती रहती हैं। जो पावर्स एक इंसान हासिल करता है वो जेनेटिक भी हो सकती हैं, और उस पावर के ट्रेट्स और बेनिफिट्स उस इंसान की आने वाली जनरेशन में भी पास ऑन हो सकते हैं। अगर इसे और ज्यादा साइंटिफिकली रखें तो ब्लड पल्स को प्रैक्टिस करने के बाद वो एक इंसान के खुद के जेनेटिक कोड में लिखा जाता है, और इसी वजह से ब्लड पल्स सीखने वाले की आने वाली जनरेशन को पैदा होने पर ऑटोमेटिकली वो पावर हासिल हो जाती है। सच पूछो तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो ह्यूमंस को कुछ सर्टेन जीन्स को मॉडिफाई करके उनके जेनेटिक दुखों को क्योर करती रहती है, जो कई जनरेशन से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अपने जीन्स के थ्रू अपनी स्किल्स अपनी आने वाली जनरेशन को पास करना अभी भी इम्पॉसिबल था। ह्यूमन जीन्स कुछ जनरेशन या दर्जनों जनरेशन के बाद इफेक्ट होते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे ह्यूमंस एवोल्यूशन के नाम से रेफर करते हैं। एवोल्यूशन का ये तरीका काफी ज्यादा स्लो था, लेकिन टाइटन और दूसरे प्लैनेट्स की डिस्कवरी के बाद नतीजे देख पाना बहुत ही आसान हो गया था, और यही वजह थी कि टाइटन या दूसरे ग्रहों में रहने वाले हर इंसान की हर नई जनरेशन के पास कमाल की फिटनेस लेवल होती है। लेकिन पावर्स में वो बढ़त बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, और इसी वजह से नोटिस करने वाले डिफरेंसेस कुछ जनरेशंस के बाद नजर आने लगते थे। लेकिन ब्लड पल्स को सीखने के बाद अपने आने वाले बच्चों के लिए एक नेचुरल जेनेटिक गिफ्ट बनना काफी ज्यादा शॉकिंग एस्पेक्ट था।
इस तरह की पावर सिंपल जीन मॉडिफिकेशन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि इस तरह के टैलेंट वारिसों को चीटर्स तक कंसिडर किया जा सकता है, जिन्होंने इस स्किल को इनहेरिट किया है। वो पैदा होते ही बिना किसी शक के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड साबित होंगे और इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत या यूं कहें कि कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इस तरह से होगा जैसे वो इंसान अपने दोस्तों से कुछ जनरेशंस आगे होगा। जो लेदर टेक्स्ट वीर पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि ब्लड पल्स की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए ब्लड पल्स रेलिक यानी उसके अवशेष की जरूरत पड़ती है। आगे एक इंसान उस ब्लड पल्स रेलिक को हासिल कर लेता है, केवल उसके बाद ही वो सही मायनों में उस स्किल को सीखना शुरू कर सकता है। उन रेलिक्स में से एक को हासिल करने से पहले उसे सीखने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के बराबर ही होगा। इसके बाद ब्लड लीजन को लेकर वीर और भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करने लगता है और उसे ब्लड लीजन रेलिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं जानता था कि वो एग्जैक्टली क्या है। ब्लड लीजन रेलिक्स को लेकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी तो वो बस ये कि ब्लड लीजन रेलिक्स ब्लड गॉड्स की तरफ से ह्यूमंस को गिफ्ट है। उन्हें टिपिकली ब्लड लीजन के कट्टर फॉलोअर्स के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन किया गया है। फैमिली के बाहर के लोगों के लिए वो हमेशा से ये एक सीक्रेट ही रहा है और यहाँ तक कि कल्ट के लो लेवल मेंबर्स भी उसे नहीं देख सकते थे। ये ब्लड लीजन रेलिक्स सिर्फ और सिर्फ ब्लड लीजन के हाई रैंकिंग मेंबर्स के लिए ही रिजर्व थे। हालांकि वीर अपनी आने वाली जनरेशन यानी कि अपने फ्यूचर चाइल्ड को ये बेनिफिट देना चाहता था, लेकिन वीर को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे अपना खुद का रेलिक कहां पर मिल सकता है। और अगर सच पूछो तो वीर खुद भी इस बात के लिए अनश्योर था कि लेदर पर्चमेंट में ये जो रिक्वायर मेंशन लिखी हुई है वो सच भी है या नहीं, और इसीलिए वीर को नहीं लगता है कि वो इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा कर सकता है। काफी सोच विचार करने के बाद फिलहाल के लिए वीर ने ब्लड पल्स को साइड में रखने का डिसाइड कर लिया था और फिर अपनी थकान मिटाने के लिए वो शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेने के बाद वीर को जोरों की भूख लग जाती है और वो कैफेटेरिया जाकर कुछ खाने के लिए डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वीर अपने कमरे से निकलकर बाहर जा भी पाता, उसे अपने दरवाजे पर एक नॉक सुनाई देती है और जब वीर दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर रूही चौहान अपनी गार्ड अन्वेषा के साथ खड़ी होती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग वीडियो बनाओ, लो बना दी लॉन्ग वीडियो। मैं ऑडियो को रिकट करता हूँ, वे डायरेक्ट नहीं कर देता हूँ कि डायरेक्ट सूरवीर के ऑडियो को अटैच कर दिया। डायरेक्ट करने में क्या होता है कि बहुत लंबा हो जाएगा ऑडियो। वैसे उस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, उसमें बस ब्लड पल्स सूत्रा के बारे में बताया गया है। देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखना। बाकी चलो ठीक है, मजे लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले 100 लाइक वीडियो पे कंप्लीट कर देना।